हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूपीएससी के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है और ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वही क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ जो एग्जाम में आने की 100% आपकी संभावना बनती है। यूपीएससी आरओ और पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इवन अगर आप सीडीएस दे रहे हैं तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने इस पीपीटी में इंक्लूड करा है। तो पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस पर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का निर्माण करवाया? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, देवराय प्रथम। राइट आंसर इसका हो जाएगा देवराय प्रथम। देवराय प्रथम ने काम कराया था। देवराय प्रथम जो है उन्होंने जल के अभाव का सामना करने वाले विजयनगर साम्राज्य के क्षेत्रों को राहत देने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया, जिससे राजस्व में लगभग 3,50,000 पाड़ों की जो है वृद्धि हुई, है ना। 3,50,000 की वृद्धि हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाला। तीसरा, मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। तो दूसरे का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा होगा बी, केवल आपका दूसरा सही है। दूसरा सही है आपका, यानी बात किया जाए तो पहला आपका गलत है। पहला मंगोल आक्रमण खिलजी अलाउद्दीन के शासनकाल के दौरान हुआ था। जो आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन के शासनकाल के दौरान हुआ था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में। दूसरा कथन सही है आपका। तीसरा कथन मैंने बताया कि मंगोलों ने मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य के उत्तर पश्चिम भाग पर कब्जा नहीं कर पाया था वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगौड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। आपको बताना है क्या ये राइट आंसर है। बिल्कुल सही है, ये आंसर आपका सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था। क्या ये सही है? ये आपका गलत है और तीसरा भी आपका गलत है। ठीक है, इसके बारे में अगर देखें तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1324 से 1351 तक शासन किया। तैमूर ने मुल्तान पर कब्जा कर लिया और 1398 में नदी पार करी। ठीक है, तीसरा जो है जो विजयनगर साम्राज्य के बारे में है, तो यानी अगर बात करें तो तीसरा, वास्को डिगामा 1498 में केरल के कोझिकोड कालीकट के तट पर पहुंचा। इस समय के दौरान नरसिम्हा राय द्वितीय विजयनगर साम्राज्य का शासक था। नरसिम्हा राय द्वितीय था। ठीक है, वहाँ सालुआ वंश का तीसरा और अंतिम शासक था। देवराय द्वितीय की मृत्यु जो है वो 1446 में हो चुकी थी। आगे चलते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ। चौथे का राइट आंसर क्या है? दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व संग्रह के प्रभारी को आमिल के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल सही है। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता व्यवस्था में प्राचीन स्वदेशी संस्था थी। ये आपका गलत है। तीसरा भी आपका ये भी गलत है। दूसरा और तीसरा गलत है, पहला सही, यानी केवल एक आंसर आपका सही है। अब बारे में बात करें तो दूसरा सही नहीं है, क्योंकि इक्ता प्रणाली पश्चिम एशिया में महत्वपूर्ण रूप से फारस में विकसित हुई। ये एक प्राचीन स्वदेशी संस्था नहीं थी, क्योंकि ये प्रारंभिक इस्लामी दुनिया में राज्य की सेवाओं के लिए पुरस्कार के रूप में लागू की गई थी। क्लियर? स्वदेशी नहीं थी, ये विदेशी थी। फिर तीसरा जो है आपका ऑप्शन, मीर बख्शी उस सैन्य विभाग के प्रमुख होते थे जो मुगल भारत में अस्तित्व में आया था, ना कि दिल्ली सल्तनत काल में। मीर बख्शी ने सैन्य वेतन और खातों और संबंधित कर्तव्यों को संभाला और उन्हें कुलीन वर्ग का प्रमुख माना जाता था। वह न केवल सभी अधिकारियों के लिए खजांची यानी पेमास्टर थे, बल्कि सैनिकों की भर्ती, मनसबदारों और महत्वपूर्ण अधिकारियों की सूची में भी भूमिका निभाते थे। तो मीर बख्शी काफी इंपॉर्टेंट पद था। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के दौरान बंजारे क्या थे? पांचवा प्रश्न, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। बंजारे क्या थे? एक व्यापारी वर्ग था। क्लियर? बंजारा खानाबदोश लोगों का एक समुदाय था जिसका मूल राजस्थान में है। वे व्यापारी समूह थे जो सामान खरीदने और बेचने में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। उनकी आबादी कश्मीर, बंगाल, गुजरात और कर्नाटक में विभाजित है और अब पूरे भारत में पाई जाती है। उन्हें लमन, लंबाडी, लंबानी, लंबानी और गोरमती भी कहा जाता है। इन नामों से जाना जाता है। मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित अर्घट्टा शब्द का अर्थ क्या है? अर्घट्टा
तो छठे का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, भूमि की सिंचाई में प्रयुक्त जल चक्र। क्लियर। अर्घट्टा जो है आरा शब्द के संयोजन से बनता है जिसका अर्थ है बोला और घट्टा का अर्थ है बर्तन। ये मध्यकालीन भारत में सिंचाई में प्रयोग होने वाला एक फारसी पहिया है। ये एक यांत्रिक उपकरण है जिसका उपयोग पानी उठाने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से खुले कुओं से स्रोतों से पानी उठाने के लिए पशु शक्ति का उपयोग करते हैं। तो अर्घट्टा के बारे में आप समझ चुके हैं। सातवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामंती व्यवस्था का आवश्यक तत्व है? तो सातवें का राइट आंसर आपका क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा, यानी आपका बी। ठीक है, यानी भारतीय इतिहास सामंती व्यवस्था जो है एक बहुत मजबूत केंद्रीकृत राजनीतिक प्राधिकरण है और एक बहुत ही कमजोर प्रांतीय स्थानीय राजनीतिक प्राधिकरण। ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। सामंतवाद आमतौर पर साम्राज्य की विकेंद्रीकरण के कारण उभरा। ये विशेष रूप से कैरोलिंगियन साम्राज्य में अवस्थित था जिसमें इन घुड़सवार सैनिकों की भूमि आवंटित करने की क्षमता के बिना घुड़सवार सेना का समर्थन करने के लिए आवश्यक कामों को किया जाता था। चलिए, तो ये कुछ 7 प्रश्न थे। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, मुगल एम्पायर की तरफ, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? तो पहले का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। अकबर, जहांगीर और दारा सिकोह की आज्ञा के अनुसार योग वशिष्ठ का मुगल राजवंश में कई बार फारसी में अनुवाद किया गया था। निजाम अल दीन पानीपत ने 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में इन अनुवादों में से एक को युग वशिष्ठ के नाम से जाना गया। दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें तो मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम, ठीक है, तो आरोही क्रम में सही अनुक्रम है आकार की दृष्टि से? तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। सबसे पहले परगना, फिर सरकार, फिर सूबा। परगना, सरकार, फिर सूबा, यानी मुगल काल के दौरान सूबा जो है नामक बड़े प्रांत थे। तो सबसे बड़ा क्या था? सबसे छोटा परगना, फिर उससे बड़ा सरकार, फिर सबसे बड़ा सूबा। सूबा बड़े प्रांत थे। प्रत्येक सूबा कई सरकारों या कई जिलों में विभाजित था। प्रत्येक सरकार को परगना नामक छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया था। तो सही जो क्रम मैंने बताया, परगना, फिर सरकार, फिर सूबा। क्लियर। तीसरा प्रश्न हम लोग देखें, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? तो तीसरे का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, जहांगीर, क्योंकि चित्रकारी से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो लगभग जहांगीर का ही नाम आता है। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल में सचित्र पांडुलिपियों के रूपचित्र देखे गए जिनमें प्रमुख रज्मनामा है जो महाभारत का फारसी अनुवाद है। रज्मनामा जो महाभारत का फारसी अनुवाद है। जहांगीर के शासनकाल के दौरान पांडुलिपियों का महत्व कम हो गया था और वैयक्तिक रूपचित्र पर अधिक ध्यान दिया गया। जहांगीर के अधीन रूपचित्रों ने अधिक आकर्षण, परिष्कार और गरिमा प्राप्त की। जहांगीर को प्रकृति से बहुत लगाव था और वो पक्षियों, जानवरों और फूलों के चित्रांकन का आनंद लेता था। चलिए, मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चौथे का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, सम्राट अकबर द्वारा उन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। नहीं, सम्राट अकबर ने नहीं दिया था उन्हें। ठीक है, तानसेन बांधवगढ़ रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में एक दरबारी संगीतकार थे। तानसेन उन्हें ग्वालियर के राजा विक्रमजीत द्वारा दी गई उपाधि थी। ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने उन्हें तानसेन की उपाधि दी थी। ठीक है, और ललिता रामकृष्ण द्वारा संगीत विरासत के अनुसार तानसेन को भारत का संगीत सम्राट के रूप में जाना जाता है। इन्होंने गणेश, शिव पार्वती और राम पर कई ध्रुपदों की रचना करी। इन्होंने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना करी। कल्पद्रुम उनके 300 ध्रुपदों का संकलन है जो गौहरवाड़ी में थे। तानसेन द्वारा रचित कुछ उल्लेखनीय राग मुल्तानी, भैरवी और टोड़ी है। चलो, तो काफी इंपॉर्टेंट। पांचवा प्रश्न हम लोग देखें, मुगल काल के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार में क्या अंतर है बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ना तो 1 होगा ना तो 2 होगा, डी। तो होगा क्या? 2 मुख्य संस्थाएं मनसबदारी और जागीरदारी अकबर द्वारा अपने साम्राज्य को मजबूत करने और विस्तार करने के लिए बनाई गई थी।
मुगल सेवा में शामिल होने वाले रईसों को मनसबदार के रूप में नियुक्त किया जाता था। जो मुगल दरबार में जो रईस थे उनको मनसबदार बनाया जाता था। जागीरदार वे मनसबदार होते थे जिन्हें भूमि के रूप में सैन्य सेवाओं के बदले वेतन दिया जाता था। उनको भूमि नहीं दी जाती थी, उनको सैनिक सेवा के बदले क्या दिया जाता था? वेतन दिया जाता था। और जमींदार स्थानीय अभिजात वर्ग या ग्रामीण अभिजात वर्ग थे जो अपने क्षेत्रों में अधिकार का प्रयोग करते थे। किसानों ने मुगलों को जमींदारों के माध्यम से करों का भुगतान किया और वह स्थानीय रूप से न्यायिक और पुलिस का कार्य भी करते थे। जमींदार के हाथ में पुलिस का भी काम दिया गया था। ठीक है, तो ये अंतर होता है जागीरदार और जमींदार में। अब जो कुछ भूमि थी जागीरदार को नहीं दी गई थी, बल्कि भूमि के टुकड़े से राजस्व या आय एकत्र करने का अधिकार था। उन्हें उनकी फीस राशि के बराबर गैर विरासत योग्य भूमि आवंटित की गई थी, जिसे जागीर कहा जाता था। एक मनसबदार की मृत्यु के बाद उसकी सारी जागीर और संपत्ति राज्य को वापस कर दी जाती थी। ग्रामीण समाज में अपनी श्रेष्ठ स्थिति के कारण जमींदारों को कुछ सामाजिक और आर्थिक विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। क्लियर? जागीरदारों के विपरीत जमींदारों का जो पद होता था वो वंशानुगत होता था। जमींदार वंशानुगत थे और जागीरदार वंशानुगत नहीं थे। तो एक ये भी अंतर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या थे? तो कारण था तैमूर राजवंश की स्थापना करना। ठीक है, तैमूर राजवंश की स्थापना करना। और मैंने बताया कि 16वीं शताब्दी में बाबर फरगना, जो प्रेजेंट टाइम में उज्बेकिस्तान का क्षेत्र है, एक तैमूर राजकुमार ने काबुलिस्तान, प्रेजेंट टाइम में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और वहाँ एक छोटा सा राज्य स्थापित किया। वहाँ से 20 साल बाद उसने हिंदुस्तान, है ना, वर्तमान में भारत पर आक्रमण किया और भारत में तैमूर राजवंश की स्थापना करी, जिसे मुगल साम्राज्य के नाम से जाना गया। तैमूर राजवंश तुर्क मंगोल वंश का एक फारसी सुन्नी मुस्लिम वंश था, जिसने आधुनिक ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया के साथ साथ पाकिस्तान, भारत, मेसोपोटामिया, अनातोलिया और काकेशस के कुछ हिस्सों पर शासन किया। इस राजवंश की स्थापना 14वीं शताब्दी में तामेरलेन ने करी थी। ये हो गया छठे प्रश्न का आंसर। 7वां प्रश्न देखें तो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना क्या था? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, वो हाल जिसमें अकबर ने विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करी। ठीक है, तो 7वें का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 1556 से लेकर 1605 के बीच शासनकाल किया। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। अब ये है प्रोविंशियल किंगडम्स इन मिडाइवल इंडिया, मध्यकालीन भारत के बीच का कुछ प्रोविंशियल किंगडम। पहला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति दी थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, कृष्णदेव राय ने। शाराबी नदी के दक्षिण तट पर स्थित भटकल कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ जिले का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसका नाम भट्ट अकालंका से लिया गया है, जो 9वीं शताब्दी में यहाँ पर निवास करने वाले जैन संत थे। सम्राट कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को 1510 में भटकल में किला बनाने की अनुमति दी थी। दूसरा प्रश्न, मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म क्या होता था? फड़म का मतलब क्या था? तो इसका राइट आंसर आपका है बी, फड़म एक तरह का क्या होता था? सिक्का होता था। फड़म क्या होता था? सिक्का होता था। ये सिक्के का एक रूप था। विजयनगर साम्राज्य के दौरान फड़म ऐसे सिक्के थे जिनका उपयोग दैनिक जीवन में किया जाता था। फड़म आमतौर पर मुख्य मुद्रा, पैगोडा या वराह का एक छोटा अंश था। पैगोडा और वराह ये भी एक सिक्के का रूप है, लेकिन जो फड़म है ये इनसे छोटा है। ठीक है, फड़म पनाम से एक एंग्लो जर्मनिक ध्वनि बदलाव प्रतीत होता है, जो द्रविड़ भाषाओं में धन को दर्शाता है। अब तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। एक तरफ राजा है और उनके राजवंश है। तो तीसरे का राइट आंसर आपको बताना है।
पहला युग्म तो आपका सही है, नानुक चंदेल वंश, ठीक है। दूसरा आपका सही नहीं है, जो जय शक्ति है ये भी चंदेल शासक थे, परमार नहीं थे, ये भी क्या थे, चंदेल थे। नागभट्ट द्वितीय जो थे वो गुर्जर प्रतिहार वंश थे, ठीक है। तो आपका ये भी सही है, गुर्जर प्रतिहार, ये भी आपका सही है, ठीक है। तीसरा आपका सही है। चौथा आपका सही नहीं है क्योंकि भोज एक परमार था, राष्ट्रकूट नहीं थे, ये क्या थे, परमार थे। तो इसमें केवल आपका कितना युग्म सही है, केवल 2 युग्म सही है आपके। भोज आपके परमार थे और जयशक्ति आपके चंदेल थे, बाकी दोनों सही है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चौथे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? केवल 2। विजयनगर साम्राज्य के मैसूर राज्य का उदय हुआ, विजयनगर साम्राज्य से ही मैसूर राज्य का उदय हुआ। क्लियर? पहला सही नहीं इसलिए है क्योंकि आरकोट के निजामत को मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा स्थापित किया गया था और यह हैदराबाद के निजाम की कानूनी निर्भरता थी, यह हैदराबाद राज्य से नहीं निकला था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरों और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा करी? तो 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, इन्होंने हीरो के बारे में, हीरो और हीरे के खदानों के बारे में चर्चा करी। ये 17वीं शताब्दी के यूरोप के सबसे प्रसिद्ध यात्रियों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन सा काकतीय साम्राज्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह था? काकतीय साम्राज्य के बीच। तो 6ठे का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, मोटुपल्ली। ये जो है फेमस पोर्ट था। काकतीय वंश का एक दक्षिण भारतीय राजवंश था और काकतीय वंश की राजधानी ओरगल्लू थी। क्या थी? ओरगल्लू इसकी राजधानी थी, ओरगल्लू। क्लियर? जिसे वारंगल के नाम से जाना जाता था। मोटुपल्ली गणपति एक महत्वपूर्ण काकतीय शासक के राज्य में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था जहां अक्सर विदेशी व्यापारी आते थे। 1287 ईस्वी में बंदरगाह का दौरा करने वाले इटली यात्री मार्को पोलो ने काकतीय रानी रुद्रमा देवी के शासनकाल के दौरान बंदरगाह पर फलती फूलती व्यापारिक गतिविधियों पर एक विशद विवरण दिया। चलिए अब 7वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। तो फिलहाल ये 6 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो काफ़ी मैंने लगभग 40-50 क्वेश्चन यहाँ से मैंने आपको कराया और डिस्कशन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन करा देता हूँ जो एक्सप्लेन होता है। तो आप इसको शेयर करिए ताकि मैं और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँ। तो जसवंत पाठक चैनल है हमारा, बहुत कम अभी हमारे पास में फॉलोअर्स हैं, तो ये जितना अच्छा काम करेगा उतना अच्छा हम कंटेंट लेके आते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।